हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज जो चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक वाइज जीपैट पीवाईक्यूज़ की जो सीरीज चल रही है जीपैट 2024 के लिए, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये उस सीरीज़ का हमारा 7वां लेक्चर है। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है इमल्शन। ठीक है, तो इमल्शन में हम लोग क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे इमल्शन के जीपैट से के जितने पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं वो सारे देखेंगे, और साथ में कुछ और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इमल्शन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने इसके पहले के 6 वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के तो जाके एक बार चेकआउट कर लो। मैं टॉपिक्स आपको बता दूं, फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिसीजेज जैसे कि ग्लाउकोमा हो गई, मैस्थेनिया ग्रेविस हो गई और हमारा अल्जाइमर हो गया, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। और सूटिक्स में हम लोगों ने टैबलेट से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं, कैप्सूल से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं, और कोग्नोसी में हमने एल्केलॉइड से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैनल पे पहले ही, तो जाके उसको एक बार फटाफट से चेकआउट कर लेना। चैनल पे टॉपिक वाइज जीपैट पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसके बाद एक बार चैनल जरूर विजिट कर लेना क्योंकि उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए है, ट्रिक सीरीज़ है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से आ जाओ, स्टार्ट करते वीडियो। बट अगर इससे पहले आपने ये वीडियो, अगर आप इस सीरीज़ का पहला वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो आपको देखना कैसे। आपको मैंने हर क्वेश्चन की 2-2 स्लाइडें बना रखी हैं। एक स्लाइड पे कोई केवल क्वेश्चन का पार्ट है, दूसरी स्लाइड पे उसका आंसर है। तो जब फर्स्ट स्लाइड आए तो आपको क्वेश्चन रीड करना है, और अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन रीड करके चैट बॉक्स में आंसर लिख दो उसका, और उसके साथ आप अपना आंसर नोट कर लो कि आपने कौन सा उसका आंसर लगाया है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसका आंसर दिखाऊंगा, तो आप लोग उससे मैच करके आप अपने कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो वहाँ पे नोट डाउन कर लो। टोटल हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मतलब 100 मार्क्स हो गए। तो 100 में से आपको कितने मार्क्स लास्ट में आपने गेन किए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर नॉट यूज्ड एज ह्यूमेक्टेंट इन इमल्सन। ये है हमारा जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर नॉट यूज्ड एज ह्यूमेक्टेंट इन इमल्सन, मतलब इमल्सन में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ह्यूमेक्टेंट के रूप में यूज़ नहीं होता है, मतलब बाकी 3 यूज़ होते हैं बट एक नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा ऑप्शन है सॉर्बिटॉल, तीसरा ऑप्शन है टोकोफेरॉल और लास्ट ऑप्शन है ग्लिसरॉल। तो फटाफट से अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखो कि आपको कौन सा आंसर इसका सही लग रहा है। तो मैं बता दूं आपको, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल ऐसा सब्सटेंस है जो ह्यूमेक्टेंट के रूप में यूज़ नहीं होता, बाकी सारे सब्सटेंस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसका करेक्ट आंसर है टोकोफेरॉल। ठीक, आज आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो इमल्सन, मतलब माइक्रो इमल्सन की कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें। ये जीपैट 2019 का क्वेश्चन है कि माइक्रो इमल्सन की प्रॉपर्टी कौन सी इसमें। पहला है दे हैव पार्टिकल साइज मोर देन 1 माइक्रोन, मतलब पहला कह रहा है कि इसकी पार्टिकल साइज कितनी होती है, 1 माइक्रोन से ज़्यादा होती है। फिर दूसरा बोल रहा है कि दे हैव पुअर स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, दे एग्जिबिट अ वाइसो इलास्टिक जेल फेज व्हेन इंटरनल फेज इज एडेड इन एक्सेस। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, इंटरनल फेज की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे तो ये क्या विस्को इलास्टिक जेल फेज शो करेंगे। ठीक है, और फिर तीसरा होता है दे हैव मिल्की येलो कलर। तो देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसकी साइज 1 माइक्रोन से कम होती है। ठीक, और पुअर स्टेबिलिटी नहीं, इनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या, दे एग्जिबिट अ विस्को इलास्टिक जेल फेज व्हेन इंटरनल फेज इज एडेड इन एक्सेस, मतलब अगर हम उसमें एक्सेस में इंटरनल फेज ऐड करेंगे तो वो विस्को इलास्टिक जेल फेज शो करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या है आज का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा द एग्जिबिट ऑफ विस्को इलास्टिक जेल फेज व्हेन इंटरनल फेज इज एडेड इन एक्सेस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब क्या कह रहा है कि इसमें जो इमल्सिफिकेशन की थ्योरीज होती हैं उसमें से क्या होता है कि कौन से, मतलब 3 इसमें थ्योरीज हैं इमल्सिफिकेशन की, एक नहीं है, एक्सेप्ट लगा दिया गया ना, तो कौन सा इसमें नहीं है वो आपको बताना है। जीपैट 2019 का क्वेश्चन है। तो पहला है फिल्म फॉर्मेशन, दूसरा है फेज इन्वर्जन, तीसरा है मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन और चौथा है सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन। इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इमल्सिफिकेशन की थ्योरीज कौन सी नहीं है फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फेज इन्वर्जन, क्योंकि फेज इन्वर्जन इमल्सिफिकेशन की थ्योरी नहीं है। फेज इन्वर्जन क्या है, इमल्सिफिकेशन का एक वो है डिफेक्ट है ना, इमल्सन का एक डिफेक्ट है फेज इन्वर्जन, ये थ्योरी नहीं है। ठीक, मतलब जब O/W इमल्सन W/O में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फेज इन्वर्जन। तो ये थ्योरी नहीं है, ये क्या है, ये एक डिफेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमी ईस्टर एनायनिक सर्फेक्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इमल्सन्स। मतलब क्या है, फार्मास्यूटिकल इमल्सन्स के लिए हेमी ईस्टर्स एनायनिक सर्फेक्टेंट, मतलब सर्फेक्टेंट में भी क्लासिफिकेशंस होती हैं, तो हेमी ईस्टर एनायनिक सर्फेक्टेंट कौन सा है फार्मास्यूटिकल जो इमल्सन्स में यूज़ होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सल्फोसक्सीनेट्स, दूसरा ऑप्शन है सार्कोसिनेट्स, तीसरा ऑप्शन है टोरेट्स और चौथा ऑप्शन है लैक्टाइलेट्स। ठीक, ये जीपैट 2017 का क्वेश्चन है, तो कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा? सल्फोसक्सीनेट्स पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है सार्कोसिनेट्स, तीसरा ऑप्शन है टोरेट्स एंड लास्ट ऑप्शन इज लैक्टाइलेट्स। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है इसमें फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सल्फोसक्सीनेट। सल्फोसक्सीनेट क्या होता है? हमारा एक हेमी ईस्टर डेरिवेटिव होता है एनायनिक सर्फेक्टेंट जो हम फार्मास्यूटिकल इमल्सन्स में यूज करते हैं। ठीक है, सल्फोसक्सीनेट्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जीपैट 2016 का क्वेश्चन है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल फिनोमेना रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। मतलब इमल्सन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये जो इरिवर्सिबल फिनोमेना क्या है? देखो ये चारों जो है ये क्या करते हैं, इमल्सन की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम में आता है, बट इसमें से 3 जो है वो रिवर्सिबल है, एक फिनोमेना जो है वो इरिवर्सिबल है। कौन सा फिनोमेना हमारा इरिवर्सिबल है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्रैकिंग, दूसरा ऑप्शन है क्रीमिंग, तीसरा ऑप्शन है कोलेसेंस और चौथा ऑप्शन है फ्लोकुलेशन। तो इसमें से इरिवर्सिबल कौन सा है? तो इसमें से जो हमारा इरिवर्सिबल फिनोमेना होगा वो होता है कोलेसेंस। कोलेसेंस हमारा इरिवर्सिबल होता है, बाकी ये क्रैकिंग, क्रीमिंग एंड फ्लोकुलेशन ये हमारे रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? ये कोलेसेंस इसका करेक्ट आंसर है। ये जीपैट 2016 का क्वेश्चन। ठीक, तो 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। 5 में कितने सही हुए लिखो चैट बॉक्स में फटाफट से। ठीक है, थोड़ा लिखते जाओ, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ सेशन को। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन क्या है? विच फेज ऑफ सस्पेंशन इज रिवर्सिबल फेज। मतलब क्या है कि इसमें से कौन सा सस्पेंशन का वही है। अभी हमने देखा क्या, हमने देखा यहाँ पे इरिवर्सिबल पूछा था, अब यहाँ पे सेम पूछ लिया गया कि रिवर्सिबल कौन सा है। ठीक है, विच फेज ऑफ सस्पेंशन इज रिवर्सिबल। तो हमारा क्या है? जीपैट 2015 का क्वेश्चन है, क्या है कि क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन या कोलेसेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या होती है? हमारी रिवर्सिबल होती है। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्रीमिंग रिवर्सिबल हो जाएगी। और यहाँ सस्पेंशन नहीं होगा यार, यहाँ इमल्सन होगा। ठीक है, ये सस्पेंशन यहाँ बाय मिस्टेक टाइप हो गया, यहाँ इमल्सन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 पे। द ग्लोब्यूल साइज ऑफ पेरेंटल इमल्शन शुड बी। मतलब ऐसे इमल्शन जो पेरेंटल में दिए जाएं उसकी ग्लोब्यूल साइज क्या होनी चाहिए। ठीक, तो 0.1 to 0.5 माइक्रोन मीटर, 0.5 से 5 माइक्रोन मीटर, 5 to 10 माइक्रोन मीटर और एनी ऑफ द अबव। ठीक है, ये जीपैट 2016 का क्वेश्चन। देखो यार, अगर सिंपल इसमें मतलब अगर हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं भी पता है फिर भी हम लॉजिक से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि देखो यार, पेरेंटल में हमारी वेन्स में डायरेक्ट चीज़ें जा रही है तो हम उसमें बहुत बड़े साइज़ का पार्टिकल नहीं देना चाहेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पॉसिबल जो होगा वही हम देना चाहेंगे ताकि वो हमारे वेसल्स को आसानी से क्रॉस कर सके। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 0.1 to 0.5 माइक्रोन मीटर पार्टिकल साइज का हमारी ग्लोब्यूल साइज होती है किसमें? पेरेंटल इमल्शन में। जीपैट 2014 का क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये जीपैट 2012 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इमल्सन। मतलब माइक्रो इमल्सन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला है क्या? दीज आर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, सही बात है, विथ ड्रॉपलेट साइज लेस देन 1 माइक्रोन मीटर। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। दीज आर द ट्रांसपेरेंट विथ सिस्टम विथ ड्रॉपलेट साइज लेस देन 1 माइक्रोन मीटर। ठीक, ये तो सही है। आगे बढ़ते दूसरा, दीज आर द ट्रांसपेरेंट सिस्टम विथ ड्रॉपलेट साइज लेस देन 10 माइक्रोन। लेस देन 10 माइक्रोन तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, तब तो ये माइक्रो इमल्सन कहाँ से रह जाएगा। फिर दीज आर नॉन ट्रांसपेरेंट, जब यहाँ नॉन ट्रांसपेरेंट आ गया तो फिर इसको तो देखना ही नहीं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। फिर दीज आर ट्रांसपेरेंट सिस्टम विथ ड्रॉपलेट साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में, देखो क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लग रहा है सारे ऑप्शन, दोनों ऑप्शन, बट क्या है कि यहाँ पे माइक्रोमीटर की बात हो गई है, यहाँ पे नैनोमीटर की बात हो गई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे माइक्रोमीटर की ही बात होगी। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दीज आर द ट्रांसपेरेंट सिस्टम विद ड्रॉपलेट साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टेम्परेचर एट विच द इन्वर्जन ऑकर्स डिपेंड ऑन इमल्सिफायर कंसंट्रेशन इज नोन एज। मतलब क्या होता है कि जब हमारा ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारा क्या हो जाए, फेज इन्वर्जन हो जाए इमल्सन का जो फेज इन्वर्जन हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है फेज टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है इन्वर्जन टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन है फेज इन्वर्जन टेम्परेचर या चौथा ऑप्शन है ऑल। मतलब क्या होता है? फेज इन्वर्जन फिनोमेना वही होता है कि O/W इमल्सन हमारा W/O में कन्वर्ट हो जाए या W/O इमल्सन हमारा किस में हो जाए? O/W में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जिस टेम्परेचर पे ये होता है, ठीक है, तो और इमल्सिफायर कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर इमल्सिफिकेशन, मतलब इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए कौन सा मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब इमल्सन के फॉर्मेशन के लिए इसमें से कौन कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है होमोजेनाइजर्स, दूसरा ऑप्शन है मैकेनिकल स्टेरर्स, तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिफायर और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, इमल्सिफिकेशन के लिए। ठीक, तो सबसे इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें से जो तीनों इक्विपमेंट है, होमोजेनाइजर्स हो गया, मैकेनिकल स्टेरर्स हो गया या अल्ट्रासोनिफायर्स हो गया, इसमें हम लोग तीनों इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं इमल्सिफिकेशन के लिए, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। मतलब क्या, देखो ये नॉट और क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ा करो, ये नॉट एक्सेप्ट ये सारी बहुत गलत कराते हैं क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन है सर्फेक्टेंट, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक कोलाइड, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट और चौथा ऑप्शन है फाइनली डिवाइडेड सॉलिड। तो कौन सा इसमें नहीं यूज़ होता है बताओ फटाफट से। तो इसमें जिसका करेक्ट आंसर होगा जो इमल्सिफायर के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इमल्सिफायर के रूप में यूज़ नहीं करते, बाकी इन तीनों को हम इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th क्वेश्चन क्या है, कोर्स डिस्पर्जन आर। अब कोर्स डिस्पर्जन हमारे क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, इमल्शन होते हैं, दोनों होते हैं, नन होते हैं। क्या हो सकते हैं कोर्स डिस्पर्सन, तो हमारे सस्पेंशन हो सकते हैं, इमल्शन हो सकते हैं, बोथ हो सकते हैं, नन हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बोथ। हमारे जो कोर्स डिस्पर्सन होते हैं वो सस्पेंशन भी हो सकते हैं और इमल्सन भी होते हैं, मतलब कोर्स डिस्पर्सन के अंदर ही हमारा सस्पेंशन और इमल्शन आता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या है, W/O इमल्सन मतलब वाटर बाई ऑयल इमल्शन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग, मतलब वाटर बाय ऑयल इमल्शन को अगर हमें स्टेबलाइज करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, SLS यूज़ करेंगे मतलब सोडियम लॉरेल सल्फेट यूज़ करेंगे, स्पैन 20 यूज़ करेंगे, ट्विन 20 यूज़ करेंगे या ट्रैगाकांत यूज़ करेंगे। W/O इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए इसमें से कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, SLS, स्पैन 20, ट्विन 20 या ट्रैगाकांत। तो W/O इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे वो होगा, या स्टेबलाइजर जो हम यूज़ करेंगे वो होगा स्पैन 20। क्या होगा, स्पैन 20। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा स्पैन 20। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अ मिक्सचर ऑफ स्पैन 20 एंड ट्विन 20 फॉर्म्स अ विच टाइप ऑफ इमल्सन। मतलब क्या कि अगर हम स्पैन 20 ले लें और हम क्या ले लें, ट्विन 20 ले लें, ये जो हमारे सर्फेक्टेंट है ना स्पैन और ट्विन, तो अगर हम स्पैन 20 ले लें या ट्विन 20 ले लें, तो जिनको नहीं पता स्पैन 20 ट्विन 20 क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे सर्फेक्टेंट के ये टाइप हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्या ले लें, स्पैन 20 ले लें या ट्विन 20 ले लें, दोनों को मिक्स कर दें तो कौन सा टाइप का इमल्सन बनेगा, W/O इमल्सन बनेगा, O/W इमल्सन बनेगा, मिल्की इमल्सन बनेगा या हार्ड इमल्सन बनेगा, कौन सा इमल्सन बनेगा अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो अभी हमने पीछे देखा कि स्पैन 20 किसके स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, W/O इमल्सन के लिए। तो अगर स्पैन 20 है उसमें तो कौन सा इमल्सन फॉर्म होगा, वहाँ पे फॉर्म होगा W/O इमल्सन फॉर्म होगा स्पैन 20 के लिए। ठीक है, अगर स्पैन 20 और ट्विन 20 को हम मिक्स करते हैं तो हमारा कौन सा इमल्सन फॉर्म होगा, हमारा फॉर्म होगा W/O इमल्सन फॉर्म होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, डाउनवर्ड क्रीमिंग मीन्स डैश रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। अब देखो डाउनवर्ड क्रीमिंग मतलब क्या है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव, सेम या नो चेंज। मतलब क्या है कि डाउनवर्ड क्रीमिंग अगर हो रही है तो सेडिमेंटेशन की रेट वो क्या है, निगेटिव सेडिमेंटेशन रेट है, पॉजिटिव सेडिमेंटेशन रेट है या नो चेंज है। तो आप अगर हम देखेंगे तो डाउनवर्ड क्रीमिंग जो होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी निगेटिव सेडिमेंटेशन रेट होती है। ठीक है, डाउनवर्ड क्रीमिंग क्या रिलेट करती है, वो निगेटिव सेडिमेंटेशन, निगेटिव रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को डिनोट करती है। फिर द कोलेसेंस रेट ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सन इज डैश देन वाटर इन ऑयल इमल्सन। मतलब क्या है, जो कोलेसेंस रेट होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन का वो कम होता है या ज़्यादा होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन का से। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो O/W इमल्सन का कोलेसेंस रेट होता है उसको अगर हम W/O इमल्सन के कोलेसेंस रेट से कंपेयर करें, ठीक, O/W इमल्सन का जो कोलेसेंस रेट होता है उसको अगर हम W/O इमल्सन के कोलेसेंस रेट से कंपेयर करें तो कम होता है या ज़्यादा होता है, यहाँ पे ये सिंपल सी बात है। तो हम ये बताएंगे यहाँ पे कि अगर हमारा ये जो O/W इमल्सन का रेट होता है, कोलेसेंस रेट होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू W/O इमल्सन से। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रेटर देन
W/O इमल्सन, ठीक, ग्रेटर होता है W/O इमल्सन से, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ एन इमल्सीफायर इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन इज टू, मतलब क्या है कि जो हम इमल्सीफायर एजेंट या इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं किसी भी इमल्सन को बनाने के लिए, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है टू डेवलप अ कंडेंस्ड मेम्ब्रेन लेयर फिल्म, दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द रिपल्सन बिटवीन द ग्लोब्यूल्स कमिंग टुगेदर, इंक्रीज द सरफेस फ्री एनर्जी और रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन। तो देखो रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन के लिए तो हम सर्फेक्टेंट यूज़ कर लेते हैं, फिर अगर सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ा देंगे तो हमारी स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो ये चीज़ हो नहीं सकती। और रिपल्सन, अगर ग्लोब्यूल्स के बीच में हम रिपल्सन करा देंगे तो आपस में स्टेबल कैसे रहेंगे, ठीक है। तो अगर ग्लोब्यूल्स के बीच में देखो नॉर्मल रिपल्सन तो होता है, बट अगर उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उनकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू डेवलप अ कंडेंस्ड मेम्ब्रेन लेयर फिल्म, ठीक है। तो इमल्सीफाइंग एजेंट का जो काम होता है वो इमल्सीफायर का वो क्या होता है, डेवलप अ कंडेंस्ड मेम्ब्रेन लेयर फिल्म को डेवलप कराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द सिक्वेंशियल इवेंट्स फॉलोड बाय इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, मतलब जो इमल्सन की इंस्टेबिलिटी होती है उस पर एक पैटर्न होता है, मतलब पहले जैसे चार हमारे पास यहाँ पे है, क्या है, फ्लोकुलेशन है, क्रीमिंग है, कोलेसेंस है, फिर ब्रेकिंग होते हैं। तो इनका एक सीक्वेंस होता है, ऐसे नहीं होता कि पहले ब्रेकिंग हो जाए फिर फ्लोकुलेशन हो जाए, या पहले क्रीमिंग हो जाए पहले कोलेसेंस, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो होता है, ठीक। देखो रहे हो कितना अच्छे काम करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट से काम करते हैं, या नहीं कि इधर का उधर एक टॉपिक यहाँ से एक टॉपिक वहाँ से, नहीं, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंस है। तो इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि इसमें से सही सीक्वेंस कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमें बता रहा है वो पहला है कि सबसे पहले फ्लोकुलेशन होगा, सही बात है, फिर क्रीमिंग होगा, फिर कोलेसेंस होगा, फिर ब्रेकिंग होगा, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन हमें बता रहा है कि पहले कोलेसेंस हो जाएगा फिर ब्रेकिंग हो जाएगी, लेकिन ब्रेकिंग जब हो जाएगी तो फिर तो कुछ करने को बचेगा ही नहीं ना, तो ये तो सारे ऐसे गलत है। फिर क्या रहा, पहले कोलेसेंस हो जाएगा, फिर फ्लोकुलेशन, फिर क्रीमिंग, फिर ब्रेकिंग, फिर कह रहा है फ्लोकुलेशन, फिर क्रीमिंग, फिर कोलेसेंस, फिर ब्रेकिंग, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास क्या, कि सबसे पहले फ्लोकुलेशन, फिर होगी क्रीमिंग, फिर होगा कोलेसेंस एंड फिर होगा ब्रेकिंग, ठीक। तो ये दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे रिपीट हो गया, सेम रिपीट हो गया ना, जैसे ये डी और ए, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, पहला फ्लोकुलेशन, फिर क्रीमिंग, फिर कोलेसेंस, फिर ब्रेकिंग। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, ठीक, ए भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि बोथ द ऑप्शंस आर सेम। तो इसका जो प्रॉपर एक सीक्वेंस होगा इंस्टेबिलिटी का वो क्या होगा, सबसे पहले फ्लोकुलेशन होगा, फिर क्रीमिंग होगी, फिर कोलेसेंस होगा एंड आफ्टर दैट ब्रेकिंग होगा एट द एंड, क्योंकि ब्रेकिंग के बाद फिर कुछ बचता नहीं है इमल्सन में, ठीक है। तो ब्रेकिंग एट द एंड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, एन ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्सन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, द अपीयरेंस ऑफ द माइक्रो इमल्सन इज। देखो अब यहाँ पे सिंपल सी एक बात ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है, बट सोचना नहीं है, पहली लाइन भूल जाओ, ये जो पहली लाइन लिखी है इसको भूल जाओ, इसको हमें पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था पढ़ लिया बट भूल गया। मेन क्वेश्चन यही है तुम्हारा, द अपीयरेंस ऑफ द माइक्रो इमल्सन इज। अभी हमने माइक्रो इमल्सन से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ऑलमोस्ट सभी में जिक्र हुआ कि माइक्रो इमल्सन की अपीयरेंस कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, अभी हमें पता रहता है कि माइक्रो इमल्सन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बट मेन कंफ्यूजन वहाँ पे आ जाएगी जब हम पहली लाइन पढ़ लेंगे। जब हम ये पहली लाइन पढ़ेंगे, ऑयल इन वाट माइक्रो इमल्सन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, तो हमारा दिमाग घूमा कि भाई हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट लगा के ऑयल इन वाटर बना रहा है, तो भाई क्या हो जाएगा ये मिल्की वाइट, इंटेंस वाइट, ट्रांसलूसेंट, कुछ नहीं। माइक्रो इमल्सन हमेशा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो कहीं से भी कुछ भी डाल के बनाओ, माइक्रो इमल्सन अगर बन रहा है स्टेबल माइक्रो इमल्सन तो कैसा रहेगा, वो रहेगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सही बात है। चलो तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लोब्यूल्स इज नॉट यूनिफॉर्म इन इमल्सन, दिस स्टेज इज टर्म्ड एज, मतलब क्या रहा है कि जो ग्लोब्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इमल्सन में वो क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे कोलेसेंस, क्रैकिंग, ब्रेकिंग या क्रीमिंग। तो इस कंडीशन को बोलेंगे जब ग्लोब्यूल्स हमारे यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रीमिंग। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रीमिंग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द HLB रेंज ऑफ इमल्सीफायर एजेंट इम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्सन इज, मतलब क्या होता है कि अगर हमें W/O इमल्सन बनाने के लिए जो भी इमल्सीफायर यूज करते हैं उसकी HLB रेंज क्या होती है, HLB रेंज, HLB वैल्यू उसकी क्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मोर देन 15, दूसरा ऑप्शन है 13 to 15, तीसरा ऑप्शन है 17 to 12 या
थर्ड ऑप्शन है 3 to 6। तो क्या क्वेश्चन है कि इमल्सीफायर एजेंट जो हम W/O इमल्सन बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसकी HLB वैल्यू क्या होती है। तो इसका सिंपल सा एक आंसर होगा कि उसकी जो HLB वैल्यू होती है वो होती है बिटवीन 3 to 6। ठीक, तो जो भी हमारा इमल्सीफायर W/O इमल्सन या वाटर इन ऑयल इमल्सन बनाने के लिए यूज़ होता है उसकी HLB वैल्यू होती है कितनी, 3 to 6 के बीच में उसकी HLB वैल्यू होती है। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 22, डैश डीस्टेबलाइज द इमल्सन बिकॉज ऑफ द लार्ज एग्रीगेट सेपरेट आउट मोर रैपिडली देन स्मॉलर इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स। मतलब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि ये एक ऐसी फिनोमेना है जो इमल्सन को डीस्टेबलाइज कर रही है। क्यों? क्योंकि जो लार्ज एग्रीगेट्स होते हैं वो जल्दी सेपरेट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स। तो ये क्या कंडीशन है, मतलब सिंपल सा यही है कि इसमें ये कह रहा है कि जैसे अगर हम दो इमल्सन ले लें, ठीक है, एक और दो कंडीशन ले लें। ठीक, तो एक कंडीशन क्या है कि इसमें मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, एक मिनट, ज़्यादा बड़ी ड्रॉपलेट बन गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऐसे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स हैं, एक कंडीशन ये है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये ड्रॉपलेट जो कंबाइंड होके बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बना लिए, मतलब ये फ्लॉक्स टाइप में बना लिए ड्रॉपलेट्स कंबाइंड होके। तो इसमें बता रहा हूँ कि कौन से जल्दी सेपरेट होंगे। सिंपल सी बात है कि जो बड़े वाले होंगे ये सेपरेट जल्दी हो जाएंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं इसको कंबाइंड होकर जो फ्लॉक्स बनाने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि डिस्टेबलाइज करता है इमल्सन को लार्ज एग्रीगेट फॉर्म करके, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लॉक्यूलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या आ रहा है, इन एन इमल्सन द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इज फाउंड टू बी नेगेटिव, इट मीन्स दैट। मतलब कह रहा है कि इसमें जो वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन है वो क्या फाउंड की गई है, वो फाउंड की गई है निगेटिव। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि पहली बात तो क्रीमिंग एब्सेंट होगी, या क्रीमिंग इन बोथ डायरेक्शन, क्रीमिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन या क्रीमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हमारी वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन निगेटिव है तो इसकी जो क्रीमिंग होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी, वो होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्रीमिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था ना अभी, एक मिनट। तो इसकी जो क्रीमिंग होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी, वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने और देखा था, उसमें हमने आंसर क्या लगाया था, एक बार रुको हम लोग उसको चेक कर लेते कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने क्या किया था। ये तो नहीं, वेट अ मिनट, उसमें लग रहा है शायद आंसर कुछ चेंज हो गया है क्या, एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ। ये भी कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर बताओ फटाफट से, ज़्यादा आगे निकल गए क्या हम लोग। हाँ ये रहा ना, इसमें कह रहा है डाउनवर्ड क्रीमिंग, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। और अभी हमने क्या किया है, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या कह रहा है, ये इमल्सन द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इज फाउंड टू निगेटिव। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर निगेटिव है वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन मतलब क्या है, अपवर्ड क्रीमिंग। तो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन निगेटिव है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि डाउनवर्ड क्रीमिंग, तो अपवर्ड पे हमारा निगेटिव है तो डाउनवर्ड पे हमारा पॉजिटिव होगा। ये गलत है, यहाँ पे ये आंसर गलत मार्क था, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लो आप लोग, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, क्या हो जाएगा इसकी, अगर डाउनवर्ड क्रीमिंग है, देखो सिंपल सी बात है ना कि जैसे अगर एक ऑप्शन दो हैं, इसको थोड़ा समझ लो एक बार ना। जैसे एक क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नीचे क्रीमिंग का फॉर्मेशन हो गया, और अपवर्ड क्रीमिंग मतलब ऊपर फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखो सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन हमारा डाउनवर्ड होता है हमेशा सेडिमेंटेशन हमारा कैसा होता है, सेडिमेंटेशन हमेशा हमारा डाउनवर्ड होता है। तो अगर हमारी जो क्रीमिंग है वो नीचे हो रही है, अगर सेडिमेंटेशन हमारे से हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो अगर हमारी क्रीमिंग जो है वो नीचे हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वो हमेशा सेडिमेंटेशन के डायरेक्शन में हो रही है, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द सेडिमेंटेशन। तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हो रहा है। और अगर क्रीमिंग हमारी ऊपर हो रही है, सरफेस पे हो रही है, तो वो सेडिमेंटेशन के अपोज कर रही है ना, तो सेडिमेंटेशन का अपोज कर रही है मतलब वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी निगेटिव रेट ऑफ क्रीमिंग। ठीक है, तो ये थी हमारी, तो ये ख्याल का सा कंफ्यूजन था, इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, इन O/W इमल्सन क्रीमिंग इज, मतलब अगर ऑयल इन वाटर इमल्सन है तो क्रीमिंग क्या होगी, अप पहले अप होगी फिर डाउन होगी फिर अपवर्ड, या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम ऑयल इन वाटर के फेज की बात करेंगे तो ऑयल क्या होता है, हमेशा वाटर के फेज में ऊपर रहता है, तो इसीलिए क्रीमिंग क्या होगी हमें इसमें
अपवर्ड क्रीमिंग होगी। ठीक, इसका क्या आंसर हो जाएगी, इसकी क्रीमिंग जो होगी वो होगी अपवर्ड क्रीमिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्वेश्चन क्या है कि इमल्सन हैव डैश कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म सच एज टैबलेट एंड कैप्सूल। तो शॉर्ट सेल्फ लाइफ, लॉन्ग सेल्फ लाइफ, या नो सेल्फ लाइफ, या नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है यार, इमल्सन क्या है कि हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है। अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म है तो लिक्विड डोजेज फॉर्म की हमेशा सेल्फ लाइफ क्या होती है, टैबलेट एंड कैप्सूल से, मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म से शॉर्ट ही होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट सेल्फ लाइफ। ठीक, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। अब आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए, टोटल कितने मार्क्स हमें मिले हुए हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दो हमें फटाफट से। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते, ग्रो फार्मा के नाम से हमारा पेज है, और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF सब कुछ वहीं पर अवेलेबल रहता है। ठीक है, और इसके साथ ही एक बार चैनल जाके विजिट कर लो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स, नोट्स और PDFs वहाँ पे वो पड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, और साथ में यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग के लिए हैं, तो उसको चेकआउट करो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। किसी और टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए तो वो भी बताओ, उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।